हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज में। तो आज हम बात करेंगे बेहद महत्वपूर्ण क्लास, यानी कि हमारा जो यूपी पीसीएस का जो आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये। और भी जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए भी महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि हमने इसमें जो कुछ क्वेश्चन कवर किए हैं, जो 50 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण भी हैं, और देखा जाए तो हर एंगल से जो ये क्वेश्चन है वो सटीक बैठते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो उसकी आज ये जो है हम बात करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि हमने हर सब्जेक्ट के 10-10 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन निकाले हैं जो एग्जाम में आना 200% जो है वो गारंटी के साथ में कह सकता हूँ। क्योंकि इन क्वेश्चन को हमने जो कवर किया है वो हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, जो पिछले 9-10 साल से 15 साल से, उनको कवर करके देखा गया कि पिछले 9-10 साल में ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुए और कितना चांसेस है ऐसे क्वेश्चन आने की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, हम देखते हैं। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले, यानी कि हमारा जो एग्ज़ाम नॉलेज चैनल है वो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल हेल्पफुल है, क्योंकि हम इसीलिए कहते हैं कि आप हमसे ज़रूर जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अभी आप अगर नए आए हो तो ठीक है। तो कोई ना, ये आप बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे जो प्रत्येक चार विकल्प है, ठीक, उसमें क्या करना है, हमें एक सही विकल्प को चुनना है। यानी कि चार विकल्प में एक विकल्प ऐसा होगा जो हमारा सही होगा, तो हमें उसका आंसर देना है, ठीक। कुल 50 प्रश्न है, ठीक। तो कुल 50 प्रश्न, यानी कि एक प्रश्न एक नंबर का होगा। तो टोटल जो पूर्णांक है, यानी कुल अंकों की संख्या जो है वो कितनी है, 50 अंकों की, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी, यानी कि भारतीय संविधान, ठीक। किसकी बात करेंगे सबसे पहले, इंडियन पॉलिटी, ठीक। तो इंडियन पॉलिटी की बात करेंगे हम सबसे पहले। तो ये हमारे कितने, 1 से 10 क्वेश्चन, ठीक। कितने हैं, 1 से 10 क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिया गया, ठीक। इसमें यह पूछा गया कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का जो भाग है वो किस भाग में जो हो क्या है दिया गया। अब इसमें ऑप्शन क्या है, भाग ए, भाग 2, भाग 3, भाग कितने हैं, 4 है, ठीक। तो हम बात करते हैं इसके ऑप्शन की, यानी सही आंसर के, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाग 3। कितना हो जाएगा, भाग 3 जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, ठीक। तो मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 में भारतीय संविधान में जो है क्या वो दे रखा है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि संविधान का अनुच्छेद 32 जो है वो किस चीज से, यानी किस से संबंधित है, ठीक। यानी कि संविधान का जो अनुच्छेद 32 है वो किस चीज से संबंधित। अब इसमें पूछा जा रहा है कि समानता का अधिकार, या संवैधानिक उपचार का अधिकार, या स्वतंत्रता का अधिकार, या शिक्षा का अधिकार, ठीक। तो इसमें हमारे कितने विकल्प हैं, 4 विकल्प। तो इसमें हमें देखना है क्या है, यानी इसमें क्या देखना है, हमें सही आंसर चुनना है। तो संविधान का अनुच्छेद 32 हमें यह कहता है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 32 में द्वारा जो है वो क्या दिया गया। यानी कि आपका संवैधानिक हनन होता है या ऐसी भी कोई भी चीज़ है जो संविधान के खिलाफ प्रक्रिया होती है, तो आप संविधान के अनुच्छेद 32 से संबंधित आप जो है वो क्या न्यायालय में जो है वो क्या जा सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, ठीक। यानी कि यहाँ पे ये पूछा गया जो भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो किसके द्वारा जो है वो क्या है वो किया जाता है, ठीक। अब इसमें किसके द्वारा से, लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में, या निर्वाचक मंडल के बारे में, या जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के बारे में, ठीक। तो इसमें ऑप्शन कितने हैं, वो है हमारे ऑप्शन नंबर कितने हैं, वो हमारे हैं 4, ठीक। कितने हैं हमारे, ऑप्शन 4, ठीक। तो हम देखते हैं भारत का राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किसके द्वारा होता है, तो वो होता हमारा निर्वाचक मंडल द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है वो बिल्कुल सही है, ठीक। तो राष्ट्रपति को चुनाव जो होता है वो निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन इसमें क्या है, अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, ठीक। यानी कि राज्यसभा का सभापति जो होता है वो कौन होता है। तो इसमें हमें ये देखना है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, या प्रधानमंत्री होता है, या उपराष्ट्रपति होता है, या लोकसभा अध्यक्ष होता है, ठीक। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का सभापति जो होता है वो होता है उपराष्ट्रपति, ठीक। कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है,
ठीक है, कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो बिल्कुल सही है। ठीक, क्या है? यानी कि ऑप्शन सी जो हमारा है वो क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की कि धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि हमारा जो धन विधेयक है वो सबसे पहले किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में किया जाता है या राज्यसभा में किया जाता है या दोनों सदनों में किया जाता है, यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों में, या राष्ट्रपति के समक्ष। यानी कि इसमें हमें ऑप्शन कितने हैं? 4 हैं। ठीक, तो इसमें अगर हम बात करते हैं जो हमारा धन विधेयक होता है वो सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो वो सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि जब धन विधेयक लोकसभा में पारित होता है, पारित होने के बाद जब उसकी मंजूरी मिल जाती तब वो राज्यसभा में दिया जाता है। राज्यसभा से पारित होने के बाद फिर वो राष्ट्रपति के समक्ष जाता है, राष्ट्रपति इस चीज़ को मंजूरी दे देता है। ठीक, तो धन विधेयक जो है वो क्या पास होता है। तो सबसे पहले धन विधेयक जो प्रस्तुत किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? वो किया जाता है राष्ट्रपति में। ठीक, लोकसभा में। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो कितना है? वो है हमारा 6। तो भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? ठीक, यानी भारतीय संविधान का जो संरक्षक है वो किसे माना जाता है? सांसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को, या प्रधानमंत्री को? ठीक, तो भारतीय संविधान का संरक्षक जो माना जाता है वो किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का सर्वोच्च जो है वो क्या है? सर्वोच्च न्यायालय जो है वो भारतीय संविधान का सर्वोच्च जो हो क्या संरक्षक माना जाता है। ठीक, अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हमें, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला है? ठीक, यानी कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा जो है वो किस संशोधन द्वारा जो है वो क्या है मिला है? तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 7वां है। ठीक, तो 7वां की अगर बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें क्या है कि भारतीय पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा जो है वो मिला था। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? वो होता हमारा 73, यानी कि 73वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अभी तक आप देख रहे होंगे ना कि जो जो क्वेश्चन बताया जा रहे हैं वो कितने सटीक क्वेश्चन बता रहे हैं, कितने एक हेल्पफुल आपके लिए हो सकते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इसलिए हमने बोला कि शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर इस क्लास के साथ जुड़िए। ठीक, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक, यानी कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जो है वो क्या जोड़ा गया था? जैसे कि 42वां संविधान संशोधन, या 44वां संविधान संशोधन, या 52वां संविधान संशोधन, या 61वां संविधान संशोधन। यानी कि ये हमारे ऑप्शन जो हैं वो कितने हैं? 4 हैं। ठीक, कितने ऑप्शन? 4 हैं। तो ये हमारा जो सही आंसर होगा, यानी सही जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 42वां जो संविधान संशोधन है वो मौलिक कर्तव्यों की संविधान में संशोधन द्वारा जो है वो क्या वो जोड़ा गया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर हमारा, तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक यानी कि काय का उल्लेख जो है वो किस अनुच्छेद में जो है क्या दिया गया है? ठीक, तो यहाँ पे पूछा गया जो काय का उल्लेख जो है वो किस अनुच्छेद में जो है क्या दिया गया है? अब अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 128, 48 सॉरी 280 या 324। ठीक, तो 324 जो होता है वो हमारा निर्वाचन का होता है। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल गलत होगा। तो भारत का महालेखक परीक्षा की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, वो होगा हमारा 148 जो है वो कायक के उल्लेख अनुच्छेद 148 में जो हो क्या वो दे रखा है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि ये हो जाएगा हमारा लास्ट क्वेश्चन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी का। ठीक, तो भारत का निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया? जैसे कि इससे पहले हमें बताया, तो इसका जो उल्लेख दिया गया वो दिया गया अनुच्छेद 324 में भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख जो है वो क्या हो दिया गया है। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही होगा। ठीक, क्या होगा? सी जो हमारा होगा वो बिल्कुल सही होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन, यानी कि अब हम बढ़ेंगे यहाँ पर कहाँ के बाद हिस्ट्री के बारे में। ठीक, ये तो हिस्ट्री जो हमारा है वो 11 से लेके 20 क्वेश्चन इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक, कितने? 11 से लेके 20 क्वेश्चन जो है वो क्या है इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का
प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। ठीक, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो। ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह जो था वो कौन सा था। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा बी होगा वो बिल्कुल सही होगा, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था वो था लोथल। ठीक, क्या था, लोथल जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख जो बंदरगाह था वो था हमारा लोथल। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ठीक, यानी कि इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो गौतम बुद्ध जो थी, ठीक, तो उनको जो ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, सारनाथ में हुई थी, कुशीनगर में हुई थी, बोधगया में हुई थी या कहाँ पर, लुम्बिनी में हुई थी। ठीक, तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर हमारा जो है क्या है 12 है। ठीक, तो 12 की अगर बात करते हैं तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो हुई थी बोधगया में हुई थी। ठीक, कहाँ पर हुई थी, तो बोधगया जो हमारा ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल हमारा जो है वो क्या सही क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, प्रथम पानीपत युद्ध किस वर्ष हुआ था, यानी कि जो प्रथम पानीपत युद्ध था वो किस वर्ष हुआ था, 1526 में, 1556 में, 1761 में या 1757 में। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है 13 है। ठीक, तो हम बात करते हैं पानीपत का जो हमारा प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था हमारा 1526 में। ठीक, किसने में हुआ था, 1526 में हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन हमारा जो है कि अकबर के शासनकाल में भूमि राजस्व व्यवस्था से किसका नाम प्रमुख रूप से जो हो क्या जोड़ा गया है। ठीक, भूमि राजस्व व्यवस्था का जो है वो किसका नाम से जो हो क्या वो जोड़ा गया है, जैसे कि यहाँ पर बीरबल, टोडरमल, मानसिंह, अबुल फजल, ये हमारे क्या है ऑप्शन, हमारे क्या है 4 ऑप्शन है। ठीक, तो हम बात करते हैं यानी कि इसके सही आंसर की बात करते हैं, तो 14 नंबर का हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टोडरमल। तो अकबर के शासनकाल में भूमि राजस्व व्यवस्था से किसका प्रमुख रूप किसका नाम जो है वो प्रमुख रूप से जो हो क्या वो जोड़ा गया है, तो ऑप्शन बी जो हमारा होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सही होगा, टोडरमल। तो स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था। ठीक, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, जो हमारा एक अस्थायी बंदोबस्त जो था वो किसने लागू किया था। अब इसमें अगर हम देखें, जैसे कि बात करते हैं हमारा, ठीक, बात करते हैं जैसे कि लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेल्जली या लॉर्ड कर्नवालिस या लॉर्ड कार्जन। ठीक, तो ये हमारे क्या है क्वेश्चन नंबर हमारे जो है वो क्या है 15। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो लॉर्ड कर्नवालिस जो थे वो स्थायी बंदोबस्त जो है वो क्या इन्होंने क्या है वो लागू किया था। ठीक है, इन्होंने क्या है लागू किया था। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर हमारा है 16। तो 16 है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले जो है वो कहाँ शुरू हुआ था। ठीक, आपको बताया था ना हमने, ऐसा नहीं कि हमने झूठ बोला था स्टार्टिंग में, कि बताया था कि आपको ये क्लास के क्वेश्चन जो है बहुत ही हेल्पफुल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। झूठ तो नहीं बोला ना, इसीलिए कहते हैं कि आप हमारे साथ लास्ट तक जोड़ रहिए। अभी बहुत क्वेश्चन, अभी मैं इंडियन पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री की बात करें, अभी इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस, अभी इन सब के क्वेश्चन जो है क्या बाकी हैं। ठीक, तो 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था, कानपुर, मेरठ, झांसी या लखनऊ। ठीक, तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था मेरठ में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, मेरठ में हुआ था। ठीक है, मेरठ में हुआ था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना थी, ये जो स्थापना थी वो किस वर्ष जो है वो क्या हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 17। 17 की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी हमारी 1885 में। ठीक, कब हुई थी, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है क्या वो स्थापना हुई थी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन किस वर्ष किया गया था। ठीक, यानी कि जो बंगाल का विभाजन था वो किस वर्ष जो है वो क्या वो किया गया था, 1903 में किया गया था या 1905 में किया गया था या 1907 में किए गए थे या 1911 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 18 है। तो इसका जो सही आंसर यानी करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा हमारा 1905, यानी कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था वह सन 1905 में क्या है बंगाल का विभाजन जो है वो क्या हो गया था। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन जो था वो किस वर्ष जो है क्या प्रारंभ हुआ था।
ठीक, यानी कि असहयोग आंदोलन जो था वो किस वर्ष जो है वो क्या प्रारंभ हुआ था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा यानी कि 1919, 1920, 1922, 1923, तो ये जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1920। क्या 1920 जो होगा वो होगा हमारा बिल्कुल सही होगा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ था। ठीक, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो किस वर्ष जो है वो क्या पारित हुआ था। तो 1939 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1946। तो ये हमारे क्या है टोटल कितने ऑप्शन है। तो हम बात करते हैं इसके सही आंसर के। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो था इसका जो प्रस्ताव था ये 1942 में जो क्या ये प्रस्ताव जो है क्या वो पारित किया गया था। तो ये ऑप्शन सी जो होगा हमारा वो बिल्कुल सही होगा। ठीक, अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक यानी कि जियोग्राफी। ठीक, किसकी बात करेंगे यहाँ पे बात करेंगे अब हम जियोग्राफी की। तो जियोग्राफी की बात करते हैं हम, तो भारत की सबसे लंबी नदी इसमें जो है वो कौन सी है। ठीक, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, यमुना है, गोदावरी है, गंगा है, नर्मदा है, यानी कि ये हमारे क्या है 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक, तो 4 ऑप्शन की बात करते हैं, इसका जो भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो है हमारी गंगा। ठीक, गंगा जो हमारी है ये सबसे लंबी नदी है भारत की। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में मानसून मुख्यतः किस प्रकार की पवनों से संबंधित जो है वो क्या माना जाता है। तो जैसे कि ऑप्शन बात करते हैं स्थायी पवन, मौसमी पवन, ध्रुवी पवन या स्थानीय पवन, यानी कि ये जो हमारे हैं कितने 4 ऑप्शन है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 22 है, 22 की अगर हम बात करते हैं जो हमारा मानसून का जो मुख्यतः जो है वो हमारा मौसमी कैसे मौसमी पावन। ठीक, क्या हमारा मौसमी पावन, तो ये जो हमारा होगा बिल्कुल क्या है सही होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि काली मिट्टी किस फसल के लिए विशेष रूप से उपयुक्त मानी जाती है। जो हमारी काली मिट्टी होती है तो वो एक तरीके से क्या है उपजाऊ मानी जाती है। तो इसमें यह पूछा गया है जो किस काली मिट्टी जो है वो किस प्रकार की जो फसल है उस फसल के लिए विशेष रूप से ये क्या है उपयुक्त जो है वो क्या है मानी जाती है। ठीक, अब जैसे कि इसमें चाय, कपास, जूट, गेहूँ ये हमारे क्या है ऑप्शन जो है इतने सारे हमारे ऑप्शन। तो कपास की जो खेती है वो काली मिट्टी के लिए सबसे स्पेशल खेती जो है क्या मानी जाती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। ठीक, अब यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। तो जैसे कि ऑप्शन देखते हैं छोटा नागपुर पठार, मालवा पठार, दक्कन का पठार, मेघालय का पठार। ठीक, तो ये हमारे क्या है ऑप्शन जो है कितने 4 ऑप्शन है। तो जैसे कि बात है छोटा नागपुर पठार, मालवा पठार, दक्कन का पठार, मेघालय का पठार। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है 24 की बात करते हैं तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दक्कन का पठार। तो भारत का सबसे बड़ा पठार जो है वो कौन सा है, वो है दक्कन पठार। ठीक, अब यहाँ पे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है। ठीक, क्या है नर्मदा नदी जो है वो किस दिशा में बहती है। ठीक, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि नर्मदा नदी जो हमारी है वो किस दिशा में बहती। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है 25वां। ठीक, तो हम बात करते हैं इसके सही आंसर की। तो नर्मदा नदी जो हमारी है वो पश्चिम दिशा की ओर जो है वो क्या वो बहती है। ठीक, किस दिशा की ओर बहती है, ये पश्चिम दिशा की ओर जो है वो क्या बहती है। ठीक, अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है मुख्यतः किस राज्य में स्थित है। यानी कि यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला मुख्यतः जो क्षेत्र है वो क्षेत्र जो है वो किस राज्य में जो है क्या पाया जाता है। जैसे कि राजस्थान, मेघालय, गुजरात, पंजाब, ये हमारे क्या है 4 ऑप्शन हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 6 की, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा गुजरात। तो सुंदरवन डेल्टा किन नदियों से संबंधित जो है वो क्या माना जाता है। ठीक, यानी कि सुंदरवन डेल्टा जो है वो किन नदियों से संबंधित जो है वो क्या माना जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 27। ठीक, तो सुंदरवन डेल्टा जो है वो किन नदियों से संबंधित माना जाता है, तो वो माना जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र से इसका संबंध जो है वो क्या माना जाता है। तो भारत का सबसे बड़ा मारुस्थल स्थल जो है वो कौन सा है। ठीक, यानी कि भारत का सबसे बड़ा मारुस्थल स्थल कौन सा है। अब जैसे कि इसमें ऑप्शन कितने हैं 4 हैं, सहारा है, थार है, गोबी है, काला हरी है, ये हमारे क्या है
4 ऑप्शन है। ठीक, कितने ऑप्शन हैं? 4 ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर हम 28 की बात करते हैं। तो जो भारत का सबसे बड़ा मारुस्थल है वो कौन सा है? वो हमारा है थार। क्या है? थार। वो थार नहीं, 4 व्हीलर वाली थार जिसकी आजकल बड़ा क्रेज चलता है लोगों के बीच में, हम थार थार के गाने, वो थार नहीं। ठीक, ये हमारा एक मारुस्थल है। तो उस भारत का सबसे बड़ा मारुस्थल जो है वो है हमारा क्या है? थार है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, वो ये कार वाली थार याद रखेंगे ना तो आपको पता रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो वैसे भी भारत का सबसे बड़ा मारुस्थल जो है वो है थार है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी प्रणाली कौन सी है? ठीक, यानी कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी प्रणाली जो है वो कौन सी हैं? जैसे कि गंगा, नर्मदा, ताप्ती, कावेरी, ये हमारे क्या हैं? 4 ऑप्शन है। ठीक, कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन। तो हमारा जो ऑप्शन ए होगा वो बिल्कुल सही होगा। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी जो है वो कौन सी है? वो है गंगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? ठीक, तो दुधवा नेशनल यानी कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में जो है वो क्या स्थित है? ठीक, तो बुंदेलखंड, तराई का क्षेत्र, पूर्वांचल क्षेत्र या विंध्य क्षेत्र, ये हमारे क्या हैं? 4 ऑप्शन है। ठीक, तो हम ये बात करते हैं सही आंसर की, तो ऑप्शन बी जो हमारा होगा वो बिल्कुल सही होगा। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में जो हो क्या स्थित है। ठीक, किस क्षेत्र में स्थित है? तराई क्षेत्र में जो हो क्या वो स्थित है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन हमारा जो होगा वो होगा हमारा 31 से 40 के बीच में। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा इकोनॉमी का क्वेश्चन। ठीक, किस चीज़ का क्वेश्चन होगा? इकोनॉमी का। ठीक, तो इकोनॉमिक क्वेश्चन जो हमारा होगा, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। अब इसमें यह पूछा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना थी वो कब हुई थी? 1930 में हुई थी या 1935 में हुई थी या 1947 में हुई थी या 1950 में हुई थी? तो ये हमारे क्या है? 4 ऑप्शन। तो 31 की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, तो 1935। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो होगा वो हमारा बिल्कुल जो होगा वो क्या होगा? सही होगा। ठीक, क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। ठीक, तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा सही होगा। तो भारत में मौद्रिक नीति का संचालन मुख्यतः कौन करता है? ठीक, यानी कि भारत में मौद्रिक नीति का संचालन जो है वो मुख्यतः कौन करता है? क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 32। तो आरबीआई जो है वो भारत की मौद्रिक नीति का संचालन जो है वो क्या करता है? कौन करता है? आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भारत में मौद्रिक नीति का संचालन मुख्य रूप से ये करता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जीडीपी का पूरा नाम क्या है? ठीक, जीडीपी का पूरा क्या नाम है? ठीक, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है? 33 का बात करते तो ये ऑप्शन ए जो हमारा है वो बिल्कुल सही है। जीडीपी की बात करते हैं तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हमारा होता है वो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा जो होगा वो हमारा क्या होगा? 34 होगा। ठीक, क्या होगा? 34। तो मुद्रास्फीति का सामान्य अर्थ जो है वो क्या होगा? तो कीमतों में सामान्य वृद्धि, बेरोजगारी में कमी या उत्पादन में कमी या निर्यात में वृद्धि। तो ये हमारे कितने? 4 ऑप्शन है। ठीक, कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है? 34 है। ठीक, 34 की बात करें तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा वो बिल्कुल सही होगा। मुद्रास्फीति का सामान्य अर्थ जो है वो कीमतों में सामान्य वृद्धि करना। क्या है? कीमतों में सामान्य वृद्धि करना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि नीति आयोग ने किस संस्था का स्थान जो है वो क्या लिया है? ठीक, यानी कि जो हमारा नीति आयोग है वो किस संस्था का वो संस्थान लिया, जिससे कि एक याद होगा कि जब 2014 में बीजेपी की सरकार बनी थी तो उस समय जो नीति आयोग था उसका नाम बदलकर क्या है? वित्त आयोग कर दिया गया था। ठीक, क्या कर दिया गया था? वित्त आयोग कर दिया गया। तो वित्त आयोग नहीं, योजना आयोग कर दिया गया था। ठीक, तो 35 की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो नीति आयोग की जगह क्या यहाँ पे कर दिया गया था? योजना आयोग कर दिया। ठीक, क्या हो गया था? योजना आयोग। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो भारत में जीएसटी जो लागू हुआ था वो हुआ था 1 जुलाई 2017 में।
ठीक है। कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 में जो हो जीएसटी जो है क्या लागू हुआ था। अब प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? ठीक, यानी कि हम प्रत्यक्ष कर का उदाहरण माने तो वो कौन सा है? जैसे कि जीएसटी, सीमा शुल्क, आयकर या उत्पादन शुल्क। तो ये हमारा 37 है। ठीक, 37 की बात करें तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण जो माना जाता है वो हमारा है आयकर, यानी कि 37। ठीक, क्या है? 37। तो भारत का केंद्रीय बजट संसद में सामान्यतः कौन प्रस्तुत करता है? तो भारत का केंद्रीय बजट जो है वो संसद में कौन प्रस्तुत करता है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वित्त मंत्री जो होता है, वित्त मंत्री जो होता है वो भारत का केंद्रीय बजट जो है वो संसद में क्या है प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही होगा। तो राजकोषीय नीति मुख्यतः किससे संबंधित जो है वो क्या मानी जाती है? ठीक, तो राजकोषीय नीति जो है वो मुख्यतः किससे संबंधित मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर हमारा जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरकार के कर और व्यय से जो हो क्या माना जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि सेबी का मुख्य संबंध जो है वो किस क्षेत्र से है? जैसे कि सेबी का मुख्य संबंध की बात करें तो कृषि, प्रतिभूति बाजार, शिक्षा या स्वास्थ्य, यानी कि ये हमारे क्या है 4 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। तो अगर हम सेबी का मुख्य संबंध बात करें, यानी कि सेबी का मुख्य संबंध जो है वो किस क्षेत्र से माना जाता है, तो ये माना जाता है प्रतिभूति बाजार से। किससे माना जाता है? प्रतिभूति बाजार से जो है क्या है माना जाता है। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन जो होगा 40 का हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर, देखते हैं कि अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या है कि 3 सब्जेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, साइंस के मिलेंगे, इन्वायरमेंट के मिलेंगे, प्लस यूपी जीके, यानी कि 10 क्वेश्चन ऐसे जो है मेल मिलाप करके जो है निकाले गए हैं आपके इम्पॉर्टेंट यूपीपीसीएस का जो एग्जाम होने वाला। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं मानव में शरीर में रक्त लाल रंग किसके कारण होता है? ठीक, यानी कि मानव शरीर में जो रक्त का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? प्लेटलेट्स के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, या प्लाज्मा के कारण, या इंसुलिन के कारण। ठीक, तो 41 की बात करें हम तो होमोग्लोबिन के कारण जो है मानव शरीर में रक्त जो है वो क्या लाल दिखाई देता है, लाल होता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो होता है हमारा स्कर्वी रोग, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में पौधा मुख्यतः किस गैस का उपयोग करता है? यानी कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो है मुख्यतः किस गैस का जो है वो क्या उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो 43 है। तो 43 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा हो बिल्कुल सही है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो है गैस का जो उपयोग करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्या वो उपयोग जो है वो क्या करते हैं। ठीक, अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन कि ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? ठीक, यानी कि जो ओजोन परत है वो मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? ठीक, किस मंडल में पाई जाती है? तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, ये हमारे क्या है 4 ऑप्शन है। ठीक, कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन। तो 44 की अगर हम देखते हैं तो ओजोन जो परत है मुख्यतः जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पर? समताप, ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो ओजोन परत जो है वो किस मंडल में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है समताप मंडल में। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। अब हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा जो है मुख्यतः किन गैसों के कारण जो है वो क्या होती है? ठीक, जो एक अम्लीय वर्षा जो कराई जाती है वो किस गैस के कारण जो है वो क्या कराई जाती है? ठीक है, ठीक है, तो अब इसमें क्या है ऑप्शन 4 है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन से, या SO2, NOx, या CO2, या O2, या नाइट्रोजन नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो ऑप्शन डी और यानी कि ऑप्शन जो इसमें है कितने 4 हैं। ठीक, तो ऑप्शन बी जो हमारा होगा वो बिल्कुल सही होगा, यानी कि अम्लीय वर्षा जो होती है वो मुख्यतः SO2 और NOx के गैसों के कारण जो है वो अम्लीय वर्षा जो हो क्या
कराई जाती है। ठीक, अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं अगला जो है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है वो कौन सा है, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी की अगर हम बात करें तो वो कौन सी, इसमें लोग कन्फ्यूज होंगे, बहुत लोग मोर लगा देंगे, कुछ लोग तोता लगा देंगे, कुछ लोग हंस लगा देंगे, ऐसे तो ऐसा नहीं है। ठीक, जब आप समझेंगे, जब आप पढ़ेंगे तभी आप क्वेश्चन जो है वो क्या सॉल्व कर पाएंगे। अंदाजा गुद्दा आप कुछ भी करेंगे वो आपके हाथ में आने वाला नहीं है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है वो कौन सा है, 47 है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सारस। सारस जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अगले, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करते तो ये हो जाएगी हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है, लखनऊ है। ठीक है, क्या है, लखनऊ है। ठीक, अब उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय मुख्यालय कहाँ पर है, लखनऊ में है, प्रयागराज में है, कानपुर में है या वाराणसी में। तो 49 की अगर हम बात करते हैं तो ये जो हमारा सही होगा, उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय जो है वो कहाँ पर है, वो प्रयागराज में है। ना लखनऊ में है, ना क्या बोलते हैं वाराणसी में है, ना कानपुर में है। तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय का जो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रयागराज में जो है वो क्या स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, तो राष्ट्रीय दुधवा उद्यान जो है वो किस जिले में स्थित है, यानी कि जो राष्ट्रीय दुधवा उद्यान जो है वो किस जिले में स्थित है, जैसे कि लखीमपुर, बहराइच, पीलीभीत, गोंडा, ये हमारे क्या है ऑप्शन है। ठीक, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, लखीमपुर खीरी जिले में स्थित जो है वो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो क्या स्थित है, लखीमपुर खीरी में। ठीक है, तो ये हमारे आज के जो थे सबसे बेहद महत्वपूर्ण जो है ये क्या आज की क्लास थी। जैसे कि हमें उम्मीद है कि आप लोगों से बोला गया था कि आप लोग हमारे साथ ज़रूर जुड़िए शुरू से लेकर लास्ट तक, तो उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर जुड़ेंगे, आप लोग क्वेश्चन के समझेंगे और हमें कमेंट के माध्यम बताएंगे कि ये जो आज की जो क्लास थी ये कितनी आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन हम और लेके आएंगे बैक बोर्ड से, यानी कि उन क्वेश्चन को लाएंगे जो पिछले 10 साल 15 साल में कसम खा रखे कि हमको आना है, हमको जाना है, हम नहीं रुकेंगे, हमारे बिना काम नहीं चलेगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन को हम आपके बीच लेके आ रहे हैं। ठीक, तो कमेंट करके बताइए कैसी क्लास लगी, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद।